इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या जरूरत नहीं है। केजरीवाल या आम आदमी पार्टी एक तरह से राजनीति सिखा रही है, एक नई राजनीति सिखा रही है लोगों को? 100%। दरअसल कांग्रेस ने नायक फिल्म देख रखी थी, नायक तो केजरीवाल जी ने देखी है, लेकिन कांग्रेस आज अमरीश पुरी की तरह है कि ये कोई लड़का कुछ कर सकता है, बोले समर्थन दे दो इसको, बोले 6 महीने में देख लेंगे क्या कर देंगे। हमारे साथ प्रदीप इनके उल्टा पड़ेगा। प्रदीप जेलदार जुड़ेंगे जो खुद ना आने दो। विजेंद्र जी, एक चीज इन्होंने सवाल उठाया है, हमारे साथ इंसाफ मंच की तरफ से भी सुनील राव मौजूद है, उनसे पूछ लेते हैं। आपने तीनों पार्टियों की बातें सुनी, आम आदमी पार्टी की भी बात सुनी, बीजेपी की भी बात सुनी और इनेलो की भी बात सुनी। आपसे एक चीज जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि हरियाणा में इंसाफ मंच भी आम आदमी पार्टी की तरफ अपने आप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है, तो शुमारी का दौर जारी है जी, तो जनता के दरबार में जा रहा है, वैसी पॉलिसीज अपना रहा है, वही सारी चीजें रख रहा है। इस तरह की, जिस तरह से अनिल राव जी ने भी कहा कि एक सिचुएशन जो आई थी कि 67 सीटों से जो है 40 सीटें आ गई थी, तो उन्हें भी इंतजार करना चाहिए था। तो कुल मिलाकर देखा जाए, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आप जो पॉलिसी अपना रहा है, आप भी उस पॉलिसी पे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कितना मतलब इत्तेफाक रखते हैं उस पॉलिसी से? हरियाणा इंसाफ मंच पिछले 5 सालों से और इस अन्याय के खिलाफ, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। ये जो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में ढोंग करके एक सरकार बनाई है, ये सिर्फ एक दिखावा है, एक छलावा है। ये कांग्रेस पार्टी की बी टीम है। आज दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित की जगह आम आदमी के मुख्यमंत्री केजरीवाल बन गए, कल को ये कहेंगे कि भाई हमारा तो जो प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट है वो भी केजरीवाल होगा। लेकिन कांग्रेस से तो आपके भी जो है राव इंद्रजीत अभी भी जुड़े हुए हैं। कांग्रेस गलत थी, जब तो हमने कांग्रेस के खिलाफ अलग होकर के, लेकिन राव इंद्रजीत ने अभी तक कांग्रेस छोड़ी नहीं, इंतजार कर रहे हैं कि मेरे को मंत्री बना दे तो मैं यहीं पर छोड़ते। वो सीधा सीधा अगर उनको अगर इतनी दिक्कत थी, देखिए अगर सुनील जी, अगर मैं बात करूं, एक व्यक्ति मंच के माध्यम से इस चीज की घोषणा कर चुका है कि मैं अगला चुनाव कांग्रेस पार्टी से नहीं लड़ूंगा, तो आप समझ सकते हैं इसका। मैं समझा रहा हूं आपको सुनील राव जी, मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूं आपको कि अगर 6 महीने पहले अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया होता कांग्रेस पार्टी से, तो यहाँ उपचुनाव करा देते और उसका ये खर्चा कौन वहन करता? अग्नि परीक्षा नहीं, वो सरकार, लेकिन देश इनको खर्चे की चिंता है, यहाँ पर हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। और अपने दल की तरफ से जो है खड़ा हुआ हूं। और अपने दल की तरफ से जो है खड़ा हुआ हूं। ब्रेक के बाद स्वागत है। तो आप यानी आम आदमी पार्टी अपनी पहली अग्नि परीक्षा में पास हो चुकी है, विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया आम आदमी पार्टी में, और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, और इसी पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक बार फिर से चलते हैं। रमेश जी, आपसे एक चीज जानना चाहेंगे, आज जिस तरह से सदन में विपक्ष की तरफ से बीजेपी के जो नेता हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने सवाल उठाया है कि आप पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने कसम खाई थी कि वो समर्थन कांग्रेस का नहीं लेंगे क्योंकि कांग्रेस जो है भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, और उसी चीज को लेकर आज कई सवाल उठाए, और एक चीज भी कहा है कि जब कोई आदमी कसम तोड़ता है तो कई तरह की जो चीजें हैं वो संदेह के घेरे में आती हैं। तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए, आम आदमी पार्टी ने समर्थन लिया नहीं है, कांग्रेस ने समर्थन किया है। आप जाके किसी से समर्थन मांगते हैं, वो आपका मांगना हुआ, लेकिन कोई आके आपको समर्थन दे रहा है, उस चीज में आप बिल्कुल वो नहीं कर सकते कि ये समर्थन मांगा गया है। रही बात अरविंद केजरीवाल की कि इन पे संदेह होता है, अरविंद केजरीवाल के अभी चंद दिन हुए हैं, उन्होंने देश की जनता के सामने प्रूव किया है, दिल्ली की जनता के सामने प्रूव किया है। अभी थोड़ा टाइम है, अभी हमें टाइम मिला है, और ये प्रूव करके दिखाएंगे कि वादे कितने अपने वादे निभाते हैं। रमेश जी, एक आपके जो मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में आपने लिखा था कि बिजली कंपनियों को ऑडिट कराया जाएगा, और ये जब ऑडिट हो जाएगा उसके बाद फिर बिजली किसको मिलनी चाहिए, कितनी मिलनी चाहिए और कितना हम घटा सकते हैं, इसके बारे में बात की जाएगी। उसके बाद 50% के बारे में आप बता रहे थे। आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों?
अगर आपके पास ऑडिट के पहले लोगों को देने का, आपको सब आम जनता समझ रही थी कि आपको ऑडिट कराना पड़ेगा, आप ऑडिट नहीं कराएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, आप ऑडिट कराते पहले और उसके बाद बिजली फ्री करवाते, आप जो 50% छूट देते। आपने कहीं अपने घोषणा पत्र में ना तो 100 यूनिट या 200 यूनिट या 400 यूनिट की जो बात कर रहे हैं आप, इतना यूसेज के बाद फिर से पूरा पैसा लग जाएगा, ये सब घोषणा पत्र में आपके कहीं भी नहीं था। ये अचानक से कहाँ से उग गया या उभर के आ गया? नहीं, देखिए घोषणा पत्र में जो था, अभी जो बिजली कंपनियां जी। हैं वो कोर्ट का सहारा लेके और जो पुरानी गवर्नमेंटों ने भ्रष्टाचार करके उनसे एग्रीमेंट किया उसका सहारा लेके उस बात को सब लोग जान आगे रहे थे, बढ़ा फिर रहे आपने क्यों हैं। किया? लेकिन उसको रिलीफ देने के लिए हमने बिजली के दामों पे आपने कंसीडर बहुत किया अच्छा है। किया, रिलीफ दिया, पर आपके इस रिलीफ से लग रहा था कि 48 घंटे, आप लोगों को कभी भी पक्का नहीं पता था कि 48, आप 5 साल के लिए चुने गए हैं, आपको 5 साल के लिए चुना गया है। आपको जब जनता चुनकर भेजी है, 32 सीटें भले बीजेपी की हो, पर सरकार आप बना रहे थे, आपकी सरकार वहां पे आ गई थी, उसके बाद जल्दबाजी की जरूरत नहीं, ये देखने वाली बात थी कि आपकी मंशा पे कोई शक नहीं कर रहा था, फिर आपने इतनी जल्दबाजी, 48 घंटे के अंदर सारा चीज़ कर दो, पानी दे दो, पानी दिया, पता चले कि आपने पाइपलाइन की जो बात करी थी, अगर मैं सही हूँ तो आपने पाइपलाइन की बात की थी कि पाइपलाइन देंगे। आम आदमी की पहली प्राथमिकता होगी कि दिल्ली के हर घर में नल साफ पानी है। हर घर में साफ पानी कहाँ से आएगा जब तक वहाँ पे अगर नल भी नहीं है? तो ऐसे में नल लगाना ज़रूरी था या पानी फ्री में देना 20 किलो लीटर? देखिए, कोई भी चीज शुरू करने के लिए एक शुरुआत करनी पड़ती है। पानी देके शुरुआत की गई है, ऐसा नहीं कि पूरी पाइपलाइन और पूरे नल एक दिन में बदल दिए जाएं, जो पानी आ रहा है उसको एक दिन में साफ कर दिया, इसमें टाइम लगेगा। आपकी मंशा पे लोगों को ऐसे भी शक नहीं था। जो इमीडिएट उनको रिलीफ, एकदम से उनको जल्दी से रिलीफ दिया जा सकता था, वो हमने किया। और आगे जो पाइप की और पानी की प्रक्रिया है उसमें हमें थोड़ा समय लगेगा, उसको बहुत जल्दी से नहीं किया जा सकता। जवाहर जी आप बताएं। देखिए, केजरीवाल जी को कांग्रेस समर्थन दे रही थी, मुझे लगता नहीं कि कोई घबराहट की जरूरत थी कांग्रेस को ये सब करने के लिए, परंतु कुल मिला के उन्होंने मैसेज देना चाहिए, हम आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, ये उनकी मंशा थी, जिसमें आज वो कामयाब होते नजर आ रहे हैं। परंतु जब आप इन सब चीज़ों की योजनाओं को इम्प्लीमेंट देखेंगे, आज दिल्ली में 18 लाख घरों में पानी जाता है जिनके यहाँ मीटर की व्यवस्था है। 18 लाख में से 13 लाख पे केवल मीटर लगे हुए हैं, उसमें से 5 लाख मीटर खराब है। इनका कहना यह है कि ये उसको बेनिफिट मिलेगा जिसके यहाँ मीटर ठीक से चलेंगे। जो अंतिम व्यक्ति है, जिसके लिए वास्तव में हम अंत्योदय के व्यक्ति को कहते हैं, अंतिम व्यक्ति कहते हैं, जिसके पास ना मीटर लगाने के पैसे हैं, जिनके पास जैसे तैसे अवैध कनेक्शन ले रखे हैं, परंतु ये बात गरीब आदमी की कर रहे हैं। तो जिनको वो सुविधा मिलनी चाहिए थी, उनको तो वास्तव में वो सुविधा मिलेगी ही नहीं पानी की, क्योंकि उनके यहाँ मीटर ही नहीं है। अनाधिकृत कॉलोनियां बहुत सी दिल्ली में ऐसी है जिनके कहते हैं हम उनको पास कर देंगे, उनके यहाँ मीटर नहीं है। तो अल्टीमेटली एक घोषणा कर दी, उसके अलावा जिसमें नहीं, इसके अलावा मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। उसके अलावा जिस पर ये मीटर है वो तबका ऐसा है कि जो उन लोगों से जिनको इसकी आवश्यकता नहीं है। उसके अलावा कैसे आप मीटर लेके रोज बैठेंगे कि अगर मान लीजिए मेरा केवल 1 लीटर पानी फालतू हो गया, महीने में खर्च है, तो मैं पूरे के उसका क्या पैरामीटर है? तो ये घोषणाएं अभी हुई है। इसके अलावा जो बिजली की भी बात थी, बिजली में 200 जो वाट जिसमें यूनिट है, उसमें ऑलरेडी शीला दीक्षित सरकार ने छूट दे रखी थी, 200 से 400 इन्होंने की है। परंतु वहां भी समस्या यही है कि बिजली की जो ये है कि जिन बिजली में इनको ये नहीं कहा था किसी एक समुदाय को रियायत देंगे। बिजली में इनका, अगर आप इनका मैनिफेस्टो पढ़ेंगे, सीधा सीधा ये था कि बिजली में 50% कटौती करेंगे। वो एक झुग्गी वाली को भी मिलनी चाहिए और एक वो कोठी में रहने वाले लोगों को भी मिलना चाहिए। तो कुल मिला के अभी ये दिखाना चाह रहा है कि एक नायक की भूमिका। आज हमारे साथ मजबूरी क्या है, आज आम आदमी पार्टी के खिलाफ कोई सुनना नहीं चाह रहा। जैसे जैसे समय बीतेगा तो इन सब चीजों के लोगों से भी प्रश्न आएंगे। पहली बार अरविंद केजरीवाल जी ने वैशाली में डीटीसी के लोगों को भुगता, वहां धक्का मुक्की भी हुई। उन्होंने कहा हमने आपके लिए दिन रात इसलिए काम किया कि आपने कहा था डीटीसी में जो भी दिहाड़ी लोग काम करें उनको परमानेंट किया जाएगा। तो ये प्रश्न समय के साथ आएंगे। एक अंतिम बात कहता हूं, ऐसा राजनीति में आता है, मेरा लंबा जीवन है राजनीति का, 1987 से छात्र राजनीति कर रहा हूं, तो मुझे इन चीजों का अनुभव भी है। 1984 में जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने तो उनको मिस्टर क्लीन कह के संबोधित किया गया था, और 1 साल के बाद वो मिस्टर क्लीन का क्या हुआ पूरा भारत जानता है। और ऐसे नहीं कि इस पार्टी ने करिश्मा किया। जब अपंग बनी थी, असम गण परिषद बनी थी, वो अक्टूबर में बनी और दिसंबर में सत्ता में आ गई थी और फुल मेजोरिटी के साथ आई थी। तो हम पुरानी चीजों पे जाएंगे, ऐसे अनेकों उदाहरण। फिर भी मैं कहता हूं, फिर भी आम आदमी पार्टी को हम शुभकामनाएं देते हैं। असम गण परिषद असम तक रह गई थी। आज इनकी जो बात है, अगर हम बात करें हरियाणा की बात करें, हम बात करें यूपी की बात करें, दूसरे जगहों से भी,
क्योंकि लगातार आप देख रहे होंगे कि इवन जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में भी इसका नाम है। ऐसा नहीं है कि लोग भूल गए हैं या खो गए हैं। असम गण परिषद का मेन कारण था, उन्होंने जो बांग्लादेश से लोग जवाहर जी ने भी ये बात आपने कही, आपने अभी एक बात कही कि आज आम आदमी पार्टी के खिलाफ कोई सुनना नहीं चाह रहा। आखिर ऐसा क्यों? क्यों नहीं बीजेपी के खिलाफ लोग? उसका कारण है आज एक मीडिया ने कैसा क्रिएट किया। आप मतलब मैं पर्टिकुलर किसी चैनल पे बात नहीं करा, किसी को मनोहर पारिकर ध्यान में नहीं आया जो स्कूटी पे घूमते और आज भी घूमते हैं। वो तो बीजेपी को भी ध्यान में नहीं आया क्योंकि बीजेपी नरेंद्र मोदी जी को दिखा रहा था। हाँ, क्यों? उसका भी कारण मैं बताता हूँ। मनोहर पारिकर को जब फरीदाबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई तो वो इतने साधारण रूप से है कि कार्यकर्ता को पुलिस वालों ने रोक दिया। और जहां तक नरेंद्र मोदी की बात है, नरेंद्र मोदी जी ने आज ये कह रहे हैं कि हम एक फोन नंबर निकालेंगे जिसपे कंप्लेन कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने वो 5 साल से पहले से कर रखी है। नरेंद्र मोदी के उसमें आज तक प्रदेश में भ्रष्टाचार का मुद्दा क्या उठा? आम आदमी का कौन सा आंदोलन उसके प्रदेश में हुआ कि जिसके कान लगे कि उनकी किसी नीतियों को? और आज नरेंद्र मोदी के कारण आज बिजली में उन्होंने कितनी तरक्की की। जो बिजली बोर्ड उस समय घाटे में था आज वो प्रॉफिट में कैसे आया, ये लोग को बताने का। 2002 के बाद आज तक कोई भी दंगा गुजरात में नहीं हुआ। ये देखिए, आप पॉजिटिव चीज रखेंगे। एक बात मैं केवल अनिल जी से जानना चाहूंगा। अनिल जी, अगर ये जो पूरा दिल्ली में हुआ है, अगर कहीं यही सारी चीजें अगर आपको देखने को मिलती हैं हरियाणा में भी चुनाव अभी है, ऐसे में जिस तरह से कांग्रेस के साथ वहाँ पे जो उनकी डील हुई है, चाहे नहीं डील हुई है या फिर जो समर्थन दे रहे हैं बिना शर्त के समर्थन दे रहे हैं, ऐसी कोई परिस्थिति अगर कांग्रेस के साथ यहाँ आती है तो आपका बीजेपी और हजका गठबंधन ये सारे लोग तो पीछे रह जाएंगे। आपने कांग्रेस में यूपी में कितने दिन से देख रहे हो कांग्रेस राज कर रही है? बिल्कुल नहीं। बिहार में कितने दिन से देख रहे हो कि राज कर रही है? शायद हमसे जब से हुआ है हमें तो कहीं कांग्रेस का राज दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। देखिए, काट के अंडी बार बार नहीं चढ़ती। लेकिन मैं अब फिर कह रहा हूँ, फिर राजनीति हो रही है। सच जिस दिन कहना शुरू हो जाएगा, हमारा देश का नागरिक चाहे वो डिबेट में बैठा हो, चाहे किसी पार्टी से जुड़ा हो, उस दिन हमारा देश सुधर जाएगा। लेकिन सब अपनी अपनी पार्टी को गुणगान करते हैं ताकि टीवी में ये मैसेज हो जाए। मगर जनता आज जागरूक, हमारा एक ही भाषण होता था, जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक लीडर चेंज नहीं होंगे। विजेंद्र जी, मेरी बात पूरी करने दो। जब मैं इनकी पूरी ध्यान से सुनिए इनसे। एक इंसान के 2 रूप कैसे हो सकते हैं? असलियत में केजरीवाल ने 48 घंटे में क्यों 2 फैसले किए? उसको डर था कि जिस तरह ये टीवी में दिखाया जा रहा है कि 1 विधायक भागेगा, 2 विधायक भागेगा, हर जगह राजनीति हो रही है। वो सच्चा था अपनी जगह, उसने पता था कि जरूर नहीं तो सीएम रहे, वो अपना फैसला कर जाए ताकि आने वाले चुनाव में तेरी 50 बन जाए। एक तो उसका ये लोभ अपना। दूसरा ये कहते हैं कि बोली वो इनके जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है गडकरी जी, इतने बड़े लेवल पे अगर एक कोई बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई इन्होंने मिली भगत करी। क्यों कहते हो मिली भगत? आप ये कहो उस होटल में फलाने विजेंद्र से फलाने साथ इनकी डील हुई और मैं सबूत देता हूँ, देश का अध्याय कभी क्लियर खुल के नहीं आ जाएगा। 2 रूप जब तक राजनीति में अब जनता समझ चुकी है। मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। अरविंद केजरीवाल जवाब खोले, बोले, नाम बोले, हम समर्थन करेंगे। जवाहर जी जवाब लेंगे। वो लोग ना बोले जिनको अन्ना के आंदोलन से बैठने दिया और बाहर कर दिया गया। वो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लोग भ्रष्टाचार बोले जिसके सारा नेतृत्व आज जेलों में पड़ा है, वो हमें सिखाना चाह रहे हैं। उमा भारती से पूछो किसकी पार्टी के वो? आपको तो इनके मंचों से भगा दिया गया और आप जा रहे हैं, हम कभी नहीं गए इनके पास। ज्यादा बहस करने से, तेज आवाज बोलने से बात नहीं बढ़ेगी। उमा भारती का जवाब दीजिए। बोलने दीजिए, मैं आपके कहने पे जवाब नहीं दूंगा। उमा भारती एंकर बैठे, वो एंकर बैठे हैं। उमा भारती का जवाब दीजिए। अच्छा, आखिर तो भ्रष्टाचार है, वो बता। सवाल ये है जवाहर जी, जानी जी, सवाल उमा भारती की बता। सुनील जी, सवाल मैं आपके कहने से नहीं उत्तर बताएंगे। क्या अन्ना सच को कहते तो कितना बीपीआई होता है? 2011 तो उमा भारती की बात करो। सच्ची है ये। उमा भारती को मना